गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारे नए चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है 80%। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे इस चैप्टर का प्रैक्टिकल यूज भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझना है। हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और आपको भी इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। मटेरियल कॉस्ट, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि हमने कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड। मटेरियल की कॉस्ट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। बिना मटेरियल के आप प्रोडक्शन कैसे करोगे? आपको रॉ मटेरियल तो चाहिए। जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो हम उसको लाकर फैक्ट्री में रख देते हैं। जिस जगह पर हम रख देते हैं वो जगह होती है स्टोर। जैसे हमारे घर में भी होता है, हम बाजार से सामान खरीदते हैं और उस सामान को लाकर कहाँ रख देते हैं? स्टोर में रख देते हैं। फिर जैसे जैसे हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है हम स्टोर में से सामान को यूज़ करते रहते हैं। ऐसा फैक्ट्री में भी होता है। रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदा जाता है और कहाँ ले जाकर रख दिया जाता है? स्टोर में। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन करने के लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है हम स्टोर में से मटेरियल को काम लेते रहते हैं। ये जो जगह है स्टोर, हमें इस स्टोर को मैनेज करना होता है। ये जो चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट, इस चैप्टर का मैं एक और नाम रख सकता हूँ। इस चैप्टर का नाम हम रख सकते हैं स्टोर मैनेजमेंट। क्या रख सकते हैं? स्टोर मैनेजमेंट। मटेरियल कॉस्ट या फिर स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर कौन सी जगह है? हम रॉ मटेरियल को मार्केट से परचेज करते हैं और उसको ले जाकर स्टोर में रख देते हैं। फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन करने के लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है स्टोर में से मटेरियल हम काम लेते रहते हैं। तो वो जो जगह है स्टोर, हमें उसको मैनेज करना होता है। स्टोर मैनेजमेंट क्या होता है? स्टोर मैनेजमेंट क्यों करते हैं और स्टोर मैनेजमेंट कैसे करते हैं? अगर इन 3 क्वेश्चन के हम आंसर समझ जाएं तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस चैप्टर में हमें स्टोर मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहली बात आती है स्टोर मैनेजमेंट होता क्या है और स्टोर मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं। आप नोट करना स्टार्ट कीजिए। आप नोट करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हेडिंग लगाइए स्टोर मैनेजमेंट। फर्स्ट, अवॉइड अंडर स्टॉकिंग। अवॉइड अंडर स्टॉकिंग। अवॉइड ओवर स्टॉक। थर्ड, मिनिमम वेस्टेज। ड्यूरिंग स्टोरेज। फोर्थ, proper storage of material. Fifth, proper records of a store. Six, timely issue of material. Seventh, timely purchase of material. etc. स्टोर मैनेजमेंट क्या होता है? ये कुछ मैंने पॉइंट लिखे, आप सारे पॉइंट को फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए। फिर ये क्यों करते हैं हम आराम से एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। स्टोर मैनेजमेंट,
ये जो चैप्टर दे रखा है, इट इज स्टोर मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है अवॉइड अंडर स्टॉकिंग, सेकेंड अवॉइड ओवर स्टॉकिंग, थर्ड मिनिमम वेस्टेज ड्यूरिंग स्टोरेज, फोर्थ प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल, फिफ्थ प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ स्टोर, सिक्स टाइमली इश्यू ऑफ मटेरियल, और सेवंथ टाइमली परचेज ऑफ मटेरियल। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन पॉइंट से, और हर पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब हम स्टोर मैनेजमेंट में ये सब कुछ करते हैं और इसका रीजन हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा होता है। देखो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है अवॉइड अंडर स्टॉकिंग। जब एक कंपनी प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन करने के लिए सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है रॉ मटेरियल की। अगर मान लो हमें प्रोडक्शन करना है और हमारे पास रॉ मटेरियल की सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे। हम जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो स्टोर मैनेजमेंट में हम ये चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पर अंडर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड मैंने लिखा है अवॉइड ओवर स्टॉकिंग। अंडर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, बात ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि हम ओवर स्टॉकिंग करें। ओवर स्टॉकिंग के भी अपने नुकसान है। अगर ओवर स्टॉकिंग होगी तो वेस्टेज ज़्यादा होगा, ओवर स्टॉकिंग होगी तो वहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट का लॉस होगा। अगर ओवर स्टॉकिंग होगी तो इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा हमें पे करनी पड़ेगी। तो ओवर स्टॉकिंग के भी बहुत सारे नुकसान है, अंडर स्टॉकिंग के भी बहुत सारे नुकसान है, ओवर स्टॉकिंग के भी बहुत सारे नुकसान है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पर अंडर स्टॉकिंग भी नहीं हो, हमारे यहाँ पर ओवर स्टॉकिंग भी नहीं हो। स्टोर मैनेजमेंट में हम दोनों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि अंडर स्टॉकिंग और ओवर स्टॉकिंग दोनों ही नहीं हो। मिनिमम वेस्टेज ड्यूरिंग स्टोरेज। जब हम मटेरियल को स्टोर करके रखें तो उस समय कम से कम वेस्टेज हो, या तो हो ही नहीं, और अगर मान लो ऐसा कुछ बहुत बार ऐसा कुछ रॉ मटेरियल होता है कि कुछ वेस्टेज तो होती है, तो बहुत कम से कम वेस्टेज हो, अगर होनी है तो कम से कम वेस्टेज हो। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल को तरीके से स्टोर में रखा जाए। मतलब जब हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन करने के लिए, जब मटेरियल चाहिए तो हमें वो प्रॉपर तरीके से मिल जाए। ऐसा नहीं कि मटेरियल हमने ऐसी जगह पर रख दिया कि हमें प्रॉपर टाइमली वो मिल ही नहीं रहा है। तो तरीके से हमें स्टोरेज करके रखना है जिससे कि जब कभी मटेरियल की ज़रूरत पड़े हमें वो मटेरियल स्टोर के अंदर मिल जाए। प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ स्टोर, कितना मटेरियल आया, कितना गया, कितना बचा हुआ है, का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये भी स्टोर मैनेजमेंट का एक पार्ट है। टाइमली इशू ऑफ मटेरियल, मटेरियल की जैसी रिक्वायरमेंट हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, स्टोर कीपर क्या करेगा, स्टोर कीपर मटेरियल को इमीडिएटली इशू कर देगा जिससे कि प्रोडक्शन बंद नहीं हो। अगर मान लो आज रिक्वायरमेंट है और स्टोर कीपर ने आज मटेरियल इशू नहीं किया, एक दो दिन बाद इशू किया, तो प्रोडक्शन हो सकता है 1 या 2 दिन के लिए बंद हो जाए। तो अगर आप ये चाहते हो कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहे, तो जैसे ही मटेरियल की रिक्वायरमेंट आती है स्टोर कीपर को मटेरियल को इशू करना होता है। तो हमें मटेरियल को टाइम पे इशू करना है। टाइमली परचेज ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन के लिए मटेरियल चाहिए, अब मटेरियल को भी हमें टाइमली खरीदना पड़ेगा। टाइम से पहले खरीदने का भी मतलब नहीं और टाइम के बाद खरीदने का भी मतलब नहीं। जब हमें ज़रूरत हो उस समय स्टोर में मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए और उसके लिए हमें मटेरियल को टाइम पे खरीदना पड़ेगा। ये सब कुछ स्टोर मैनेजमेंट में आता है। मतलब स्टोर मैनेजमेंट में जो स्टोर मैनेजमेंट करता है वो अंडर स्टॉकिंग को अवॉइड करता है, ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड करता है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, प्रॉपर तरीके से मटेरियल का स्टोरेज करता है, टाइमली मटेरियल को इशू करता है, टाइमली मटेरियल को परचेज करता है, और ये सब कुछ कवर होता है स्टोर मैनेजमेंट में। और इन सब की इम्पोर्टेंस बिल्कुल आप लोग समझ सकते हो कि इन सब की क्या इम्पोर्टेंस है।
क्योंकि बिना मटेरियल के प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अगर आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी मटेरियल की नहीं है तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन बार बार आपको रोकना पड़े, और अगर आप प्रोडक्शन बार बार रोकोगे तो आपका प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सेल्स कम होगी, सेल्स कम होगी तो आपको नुकसान होगा, राइट। तो ये सब कुछ हमें स्टोर मैनेजमेंट में करना होता है। मतलब ये जो चैप्टर दे रखा है मटेरियल कॉस्ट, इट इज स्टोर मैनेजमेंट, हमें ये सब कुछ करना है। अब बात आती है ये स्टोर मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। इसके लिए हमें इस चैप्टर में बहुत सारी टेक्निक्स दे रखी है। कौन कौन सी टेक्निक्स दे रखी है, अब आप उसके नाम नोट कीजिए। टेक्निक्स ऑफ स्टोर मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ स्टोर मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर को मैनेज करने के लिए ये जो करना है, ये सब कुछ जो हमें मैंने अभी आपको बताया कि ये हमें सब कुछ करना है। ये सब कुछ करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, हमारे पास कुछ टेक्निक्स है। वो टेक्निक, सबसे फर्स्ट टेक्निक का नाम लिखो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल। फर्स्ट टेक्निक का नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल। सेकेंड टेक्निक का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। थर्ड टेक्निक का नाम है एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस। फोर्थ टेक्निक का नाम है टर्नओवर रेशियो, और फिफ्थ टेक्निक का नाम है स्टोर लेजर। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हमारे पास 5 टेक्निक है, इसके अलावा 1-2 टेक्निक और हैं बट वो थियोरेटिकल है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारे पास 5 टेक्निक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एबीसी एनालिसिस, टर्नओवर रेशियो एंड स्टोर लेजर। इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्टोर लेजर के बारे में शायद सुन रखा होगा, जिसमें हम फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड का यूज करते हैं, स्टोर लेजर। बट हम तो यहां सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ स्टोर मैनेजमेंट। हम स्टोर मैनेजमेंट कैसे करें, इसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। ये सारी टेक्निक्स कंप्लीट करेंगे और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टेक्निक से, विच इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल। मैं आपको बता दूं कि जो पहली टेक्निक और दूसरी टेक्निक है, एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पहली 2 टेक्निक है। इस चैप्टर में से जब क्वेश्चन आता है तो 80% चांसेज है कि फर्स्ट या सेकंड टेक्निक में से क्वेश्चन आए। ये जो थर्ड टेक्निक है एबीसी, फोर्थ टेक्निक है टर्नओवर रेशियो, फिफ्थ टेक्निक है स्टोर लेजर, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। पहली 2 टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहली, वैसे तो हम सब अच्छी तरह से करेंगे, मगर आपको हर चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, जिससे कि एग्जाम में ज़्यादा फोकस आप उस पर कर सको, ठीक है। तो पहली टेक्निक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और सेकंड टेक्निक, ये दोनों टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए आप लोग, फर्स्ट टेक्निक का नाम विच इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल। टोटल 5 टाइप के स्टॉक लेवल होते हैं। कितने टाइप के स्टॉक लेवल होते हैं? 5। पहले सबके नाम लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक लेवल, it is reorder level. First stock level, reorder level. Second stock level, minimum level. Third stock level, maximum level. Fourth stock level,
एवरेज लेवल, एंड फिफ्थ डेंजर लेवल। नाम से थोड़ा डरावना है मगर वैसे पढ़ने के हिसाब से इतना डरावना नहीं है। तो 5 टाइप के स्टॉक लेवल होते हैं, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल और डेंजर लेवल। हम रीऑर्डर लेवल से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा जो है एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप बिल्कुल बहुत आराम से एक एक लेवल को हम डिस्कस करेंगे और आपको भी बड़े आराम से इनको समझना है, ठीक है। अच्छा, ये सारे लेवल हम पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले हम 3 टर्म्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो 3 टर्म्स डिस्कस करने के बाद ही हम स्टॉक लेवल को डिस्कस कर सकते हैं। मतलब स्टॉक लेवल को समझने के लिए हमें 3 टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले वो टर्म से स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म है कंजम्पशन रेट। पहली टर्म है कंजम्पशन रेट, या आप इसको कह सकते हो यूसेज रेट। कंजम्पशन रेट या फिर आप इसको कह सकते हो यूसेज रेट। कंजम्पशन क्या होता है? हम जब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम उसमें रॉ मटेरियल को यूज करते हैं। रॉ मटेरियल को यूज करके ही हम प्रोडक्ट बनाते हैं। रॉ मटेरियल को यूज करना, या हम इसको कह सकते हैं रॉ मटेरियल को कंज्यूम करना। हम रॉ मटेरियल को कंज्यूम करते हैं तब जाके हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। मान लो एक फैक्ट्री है जहां पर 1 यूनिट फॉर वन यूनिट आउटपुट, 1 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए हमें 2 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। 2 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। 1 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए हमें 2 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो हम एक दिन में फैक्ट्री में प्रोडक्शन पर डे, हम एक दिन में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। हम एक दिन में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। 1 यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए हमें 2 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और हम एक दिन में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। तो आप बताइए एक दिन में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा? 1 यूनिट बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, तो एक दिन में 1000 यूनिट बनाएंगे, 1000 यूनिट 1000, तो पर डे कंजम्पशन पर डे एक दिन में हम 1000 यूनिट बनाएंगे और 1 यूनिट बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल यूज होता है, कंज्यूम होता है। इसका मतलब है एक दिन में 2000 kg रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होता है। इट इज कॉल्ड कंजम्पशन रेट पर डे। एक दिन में हमारी फैक्ट्री में 2000 kg रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। कैसे कैलकुलेट किया हमने? कंजम्पशन रेट कैसे निकाली हमने? कंजम्पशन रेट कैसे कैलकुलेट की? ये जो 2000 कैलकुलेट किया हमने, कैसे कैलकुलेट किया? प्रोडक्शन पर डे, एक दिन में कितना प्रोडक्शन करेंगे? प्रोडक्शन पर डे मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। एक दिन में कितना प्रोडक्शन करेंगे उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 यूनिट में कितना रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है। इट इज कॉल्ड कंजम्पशन रेट, है ना। प्रोडक्शन पर डे मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। अच्छा, कंजम्पशन रेट भी 3 तरह की होती है। कंजम्पशन जो रेट होती है वो भी तीन रेट होती है। कंजम्पशन रेट एक होती है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। कौन सी रेट होती है? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। मतलब क्या? एक दिन में ज्यादा से ज्यादा रॉ मेटेरियल का कंजम्पशन कितना हो सकता है,
मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, एक होता है एवरेज कंजम्पशन रेट। एवरेज कहो या इसको कह सकते हो नॉर्मल, एक दिन में नॉर्मली कितना रॉ मेटेरियल कंज्यूम होता है, एवरेज कंजम्पशन रेट। और एक होती है मिनिमम कंजम्पशन रेट। मिनिमम कंजम्पशन रेट, एक दिन में कम से कम कितना रॉ मेटेरियल कंज्यूम होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लो हम एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1500 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। मतलब हमारी जो फैक्ट्री की कैपेसिटी है एक दिन में 1500 यूनिट का प्रोडक्शन करने की है, मतलब इससे ज्यादा प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। तो अगर मैं मैक्सिमम कैपेसिटी काम लेता हूं, एक दिन में मैक्सिमम 1500 यूनिट बना सकता हूं, और एक यूनिट आउटपुट की बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब है एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3000 kg रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हो सकता है। इट इज कॉल्ड मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना कंजम्पशन रॉ मेटेरियल का हो सकता है इज कॉल्ड मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। एक होता है एवरेज कंजम्पशन रेट। नॉर्मली मैं एक दिन में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूं नॉर्मली। तो अगर मैं एक दिन में नॉर्मली 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूं और एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg रॉ मेटेरियल का कंजम्पशन होता है, तो नॉर्मली एक दिन में 2000 kg का कंजम्पशन होता है। मैक्सिमम कंजम्पशन का मतलब है एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना कंजम्पशन हो सकता है। एवरेज कंजम्पशन का मतलब है एक दिन में नॉर्मली कितना मटेरियल कंज्यूम होता है। एक होता है मिनिमम कंजम्पशन। मान लो फैक्ट्री की पॉलिसी है कि कम से कम एक दिन में 500 यूनिट का प्रोडक्शन तो करना ही है, मिनिमम 500 यूनिट तो बनानी ही बनानी है। एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg, इट मीन्स 1000 kg इज मिनिमम कंजम्पशन रेट। तो कंजम्पशन रेट का मतलब होता है हमारी फैक्ट्री में एक दिन में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट का मतलब है एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना कंजम्पशन हो सकता है। एवरेज कंजम्पशन रेट का मतलब है एक दिन में नॉर्मली कितना कंजम्पशन होता है। और मिनिमम कंजम्पशन रेट का मतलब है कम से कम एक दिन में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। 3 रेट कंजम्पशन की, मैक्सिमम, एवरेज और मिनिमम। करेक्ट। तो ये हमारा पहला टर्म हो गया कंजम्पशन रेट, जिसको हम यूसेज रेट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हम दूसरे वर्ड पे आते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है रीऑर्डर पीरियड। हमारा दूसरा वर्ड है रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, ये रॉ मटेरियल को मार्केट से परचेज करती है। तो इनका सिस्टम क्या होता है, मतलब रॉ मटेरियल कैसे परचेज करते हैं? तो ये सबसे पहले तो सप्लायर को सेलेक्ट करते हैं कि हमें किससे मटेरियल खरीदना है। फिर ये क्या करते हैं, जिस सप्लायर से मटेरियल परचेज करना है उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्डर प्लेस करते हैं। मतलब इसको कह सकते हैं आप परचेज ऑर्डर देना। तो जिस सप्लायर से हमें मटेरियल खरीदना है, हम सबसे पहले तो उसको सेलेक्ट करते हैं कि हमें इससे मटेरियल को परचेज करना है। फिर हम उसको देते हैं परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर देते ही हमारे पास मटेरियल मिल नहीं जाएगा। जिसको हमने परचेज ऑर्डर दिया है, अगर उसके पास जितना हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, अगर उसके पास उतना रॉ मटेरियल तैयार पड़ा है, तो क्या करेगा? उसको पैक करेगा और थ्रू ट्रांसपोर्ट हमारी फैक्ट्री तक भेज देगा। कुछ टाइम तो लगेगा। मतलब ऑर्डर दिया और मटेरियल हमें इमीडिएटली नहीं मिलता। हो सकता है ऑर्डर दिया और मटेरियल हमें 3 दिन बाद मिला। तो ये जो मटेरियल का ऑर्डर देने के बाद मटेरियल मिलने तक का जो टाइम पीरियड है, हम उसको कहते हैं रीऑर्डर पीरियड। अच्छा, ये भी हो सकता है कि सप्लायर के पास में हमने जितना ऑर्डर दिया उतना मटेरियल तैयार नहीं था, तो पहले वो क्या करेगा, उतना सामान तैयार करेगा, फिर पैक करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे यहाँ भेजेगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा।
हो सकता है बिल्कुल भी सामान तैयार नहीं था, हमने उसको ऑर्डर दिया 50,000 kg का, उसके यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ बिल्कुल तैयार नहीं है, तो क्या करेगा, 50,000 किलो पहले तो खुद तैयार करेगा, फिर उसको पैक करेगा और उसको फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजेगा, तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो रीऑर्डर पीरियड होता है, रीऑर्डर पीरियड का मतलब होता है कि हमने ऑर्डर प्लेस किया और हमें मटेरियल रिसीव हुआ, इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है हम उसको कहते हैं रीऑर्डर पीरियड। मतलब हमने ऑर्डर प्लेस किया, हमने ऑर्डर प्लेस किया और हमें मटेरियल रिसीव हुआ, मटेरियल रिसीव्ड, इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है हम उसको कहते हैं रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड, ऑर्डर प्लेस, आज हमने ऑर्डर प्लेस किया और हमें मटेरियल 5 दिन बाद मिला, तो ये जो 5 दिन है हम इसको कहते हैं रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, रीऑर्डर पीरियड भी 3 तरह का हो सकता है फ्रेंड्स, एक हो सकता है मिनिमम, एक हो सकता है एवरेज, एक हो सकता है मैक्सिमम। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड का मतलब क्या, कम से कम कितने दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, कम से कम कितने दिन लगेंगे ही लगेंगे। जैसे आज ऑर्डर दिया, हमें पता है कि मटेरियल कम से कम 3 दिन का टाइम तो लेगा ही लेगा, तो ये जो 3 दिन है इट इज कॉल्ड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। कम से कम कितना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, हम उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कहते हैं। मान लो हमारा जो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है, रीऑर्डर पीरियड मान लेते हैं इट इज 3 डेज। हमें पता है कि 3 दिन से पहला मटेरियल आ ही नहीं सकता। एक होता है एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड का मतलब है नॉर्मली कितने दिन में आता है, हमने कहा जनरली मटेरियल 5 दिन में आता है, आज ऑर्डर दिया जनरली 5 दिन में आता है, 3 दिन से पहले आ नहीं सकता और जनरली 5 दिन में आता है, तो ये जो 5 डेज है वो क्या हो गया, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एक होता है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है, हमने कहा ज्यादा से ज्यादा कुछ भी कर लो, मैक्सिमम 7 डेज, मतलब 7 दिन, उससे ज्यादा कभी टाइम लगेगा नहीं। अगर उसके पास हमने जो इतना ऑर्डर दिया बिल्कुल भी रेडी नहीं है, वो पूरा रेडी करके पैक करके भेजने में भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, उससे ज़्यादा दिन नहीं लग सकते। ठीक है, तो ये रीऑर्डर पीरियड हो गया। रीऑर्डर पीरियड का मतलब है हमने ऑर्डर प्लेस किया और हमें मटेरियल रिसीव हुआ, इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है हम उसको रीऑर्डर पीरियड कहते हैं। 3 टाइप का हो सकता है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। राइट, एक लास्ट टर्म और हम डिस्कस कर लेते हैं और वो है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम हर बार एक फिक्स क्वांटिटी परचेज करते हैं। जैसे मान लो आपके घर पे भी ऐसा होता होगा कि जैसे मान लो बाजार से हमें चीनी खरीदनी है, तो हर बार मम्मी बाजार जाती है, जब भी चीनी खरीदने के लिए जाती है तो एक फिक्स क्वांटिटी कि एक बार में 10 किलो चीनी खरीद के लाती है। जब 10 किलो चीनी खत्म हो जाएगी तो वापस से मार्केट जाएंगे और 10 किलो चीनी फिर से लेके आएंगे, फिर जब वो खत्म हो जाएगी फिर मार्केट, मतलब हर बार चीनी जब खरीदी जाती है तो उसकी क्वांटिटी 10 kg होती है। मतलब मम्मी ने हर एक सामान की क्वांटिटी फिक्स कर रखी है कि इसको एक बार में कितना खरीदना है। एक बार में जो क्वांटिटी परचेज की जाती है हम उसको कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। राइट, तो एक फिक्स क्वांटिटी फैक्ट्री वाला भी हमेशा, जैसे उसको एक साल में मान लो 5 लाख kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो हर बार मान लो वो 50,000 kg परचेज कर रहा है, तो ये जो रीऑर्डर क्वांटिटी है इसका मतलब 50,000 kg। हम एक बार में कितनी क्वांटिटी परचेज करते हैं हम उसको रीऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, है ना। तो मैं लिख देता हूं, साइज ऑफ वन ऑर्डर, वन परचेज ऑर्डर, एक बार में हम कितनी क्वांटिटी को परचेज करते हैं हम उसको रीऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। मान लो हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी है 3 लाख kg,
मतलब हम एक बार में कितनी क्वांटिटी परचेज करते हैं, 3 लाख kg परचेज करते हैं, ठीक है ना, मान लो। तो 3 टर्म हमारे लिए हो गई। फर्स्ट टर्म हमने डिस्कस की, इट इज कंजम्पशन रेट। कंजम्पशन रेट का मतलब है एक दिन में कितना कंजम्पशन हो सकता है। 3 तरह की कंजम्पशन रेट हो सकती है, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम। मिनिमम का मतलब है कम से कम एक दिन में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, मतलब एक दिन में कम से कम कितना रॉ मटेरियल यूज होगा, है ना। एवरेज का मतलब है नॉर्मली एक दिन में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, और मैक्सिमम का मतलब है एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना रॉ मटेरियल यूज हो सकता है, हम उसको कहते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। फिर मैंने दूसरा टर्म आपको बताया, रीऑर्डर पीरियड, कि जब हम परचेज ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देते ही हमारे पास मटेरियल नहीं आता, टाइम लगता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तो ऑर्डर देने के बाद मटेरियल मिलने में जो टाइम लगता है, जितना टाइम का गैप होता है, हम उसको कहते हैं रीऑर्डर पीरियड। ये भी 3 तरह का हो सकता है, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम। मिनिमम का मतलब है कम से कम कितने दिन लग सकते हैं, एवरेज का मतलब है नॉर्मली कितने दिन लगते हैं, और मैक्सिमम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लग सकते हैं, हम इसको कहते हैं मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तीसरा टर्म मैंने आपको बताया और वो है रीऑर्डर क्वांटिटी, कि जब हम मटेरियल को परचेज करते हैं तो हर बार हम एक फिक्स क्वांटिटी परचेज करते हैं। अगर जनरली ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस में ऐसा ही होता है, बट जनरली ऐसा होता है कि हर बार जब मटेरियल को खरीदा जाता है तो एक फिक्स क्वांटिटी परचेज की जाती है। तो एक बार में जितनी क्वांटिटी परचेज की जाती है हम उसको रीऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी। ओके, तो 3 वर्ड हमारे लिए एकदम क्लियर है, कंजम्पशन रेट, रीऑर्डर पीरियड। अच्छा, ये जो रीऑर्डर पीरियड है इसका एक नाम और है, वो भी लिख लीजिए, इसको लीड पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीड पीरियड। लीड पीरियड, रीऑर्डर पीरियड को लीड पीरियड भी कह सकते हैं, करेक्ट। तो 3 वर्ड, कंजम्पशन रेट, रीऑर्डर पीरियड यानी कि लीड पीरियड, और रीऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, हमने सबके कुछ अमाउंट भी लिखे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्टॉक लेवल, और हमारे पहले स्टॉक लेवल का नाम है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, 5 स्टॉक लेवल है, पांचों स्टॉक लेवल को आप बहुत ध्यान से समझना। ये जो 3 टर्म है, इन 3 टर्म से ही ये पांचों स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने का तरीका बना हुआ है, इसीलिए हमने पहले ये 3 टर्म को डिस्कस किया कि ये होता क्या है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल। देखिए समझना, ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारा स्टोर है, स्टोर, ठीक है। स्टोर में मटेरियल हम खरीदते तब आता है, मतलब सप्लायर से आता है। स्टोर में मटेरियल कहाँ से आता है, सप्लायर से। और स्टोर से मटेरियल जाता कहाँ है, प्रोडक्शन करने के लिए, फॉर प्रोडक्शन, है ना। स्टोर मटेरियल को परचेज करता है। स्टोर मटेरियल को कब परचेज करता है, क्या स्टोर में मटेरियल एंड हो जाता है तब परचेज किया जाता है, या उससे पहले परचेज किया जाता है। अगर स्टोर में मटेरियल पूरा एंड हो जाए, अगर उसके बाद परचेज किया जाता है, मैंने आपको बताया कि जब मटेरियल परचेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें परचेज ऑर्डर देना पड़ता है, और परचेज ऑर्डर देने के बाद कुछ टाइम बाद हमें मटेरियल मिलता है। ऑर्डर देते ही मटेरियल नहीं आता, ऑर्डर देने के कुछ टाइम बाद हमें मटेरियल रिसीव होता है। तो जैसे हमने एग्जांपल में लिया कि नॉर्मली हमें मटेरियल 5 दिन बाद मिलता है, नॉर्मली मतलब आज ऑर्डर दिया है तो मटेरियल हमें 5 दिन बाद मिलेगा, और हमारा एक दिन का जो नॉर्मल कंजम्पशन है, नॉर्मल कंजम्पशन वो 2000 kg है। हमारा एक दिन का जो नॉर्मल कंजम्पशन है वो 2000 किलो, मतलब हर रोज ऑन एन एवरेज हम 2000 किलो रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं। और जनरली मटेरियल आने में ऑर्डर देने के बाद
हमें जनरली 5 दिन का टाइम लगता है मटेरियल को रिसीव करने में। आज ऑर्डर दिया तो जनरली 5 दिन बाद हमें मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमने मटेरियल का ऑर्डर पूरा मटेरियल खत्म हो गया, अगर उसके बाद दिया तो मटेरियल इमीडिएटली तो नहीं मिल जाएगा। अगर हमने पूरा स्टोर पूरा आपका जीरो हो गया, मटेरियल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, 1 किलो मटेरियल हमारे पास नहीं है, और अब हमने मटेरियल खरीदने का ऑर्डर दिया है, तो मटेरियल को आने में तो ऑलमोस्ट 5 दिन लगेंगे, है ना, एवरेज 5 दिन लगते हैं। तो 5 दिन तक हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टोर में तो मटेरियल है ही नहीं। इसका मतलब है कि हमें पूरा मटेरियल खत्म होने से पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। हम एक दिन में 2000 किलो का ऑन एन एवरेज कंजम्पशन करते हैं, ऑन एन एवरेज 2000 किलो का कंजम्पशन करते हैं, और मटेरियल आने में हमें 5 दिन का टाइम लगता है। मतलब आज ऑर्डर दिया है, करीब करीब 5 दिन बाद हमें मटेरियल रिसीव होगा। तो हर रोज 2000 किलो का कंजम्पशन हो रहा है, ऑन एन एवरेज कंजम्पशन हो रहा है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 10,000 kg। जैसे ही स्टोर में मटेरियल का स्टॉक 10,000 किलो है, हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। जैसे ही स्टोर कीपर ने कैलकुलेट किया कि अभी हमारा स्टॉक जो है वो 10,000 किलो का है, उसको क्या करना चाहिए, उसको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर दिया हुआ मटेरियल आने में 5 दिन तो लगेंगे। अब 5 दिन लगेंगे और हर रोज फैक्ट्री में 2000 किलो का कंजम्पशन हो रहा है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5। जैसे ही स्टॉक 10,000 किलो पर पहुंच जाए, ऑर्डर प्लेस कर दो, 5 दिन में मटेरियल आएगा। जब तक 5 दिन जितना मटेरियल हमारे पास पड़ा है, तो हमें पूरा स्टॉक खत्म होने के बाद ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। हमें पूरा स्टॉक खत्म होने के बाद ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, उससे पहले करना है। जितनी क्वांटिटी पर हमें नया ऑर्डर प्लेस करना है, हम उस क्वांटिटी को रीऑर्डर लेवल कहते हैं। मतलब रीऑर्डर लेवल कहता है कि पूरा स्टॉक खत्म हो जाए उसके बाद ऑर्डर मत दो, पहले दो, क्योंकि मटेरियल ऑर्डर देते ही नहीं मिलेगा। मटेरियल ऑर्डर देने के बाद कुछ टाइम लेगा, उसके बाद मिलेगा। तो जब तक अगर आपने पूरा स्टॉक खत्म हो गया उसके बाद ऑर्डर प्लेस किया, तो जब तक मटेरियल नहीं आ जाता तब तक आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास स्टॉक तो था ही नहीं। तो ये कहता है कि जब आपके पास 10,000 किलो का स्टॉक है, आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। 5 दिन में ये खत्म होगा, जब तक आपके पास ऑर्डर दिया हुआ मटेरियल रिसीव हो जाएगा, तो प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। स्टोर मैनेजमेंट क्या कहता है, प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें अंडर स्टॉकिंग नहीं करनी है। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर स्टोर में मटेरियल खत्म होने से पहले ऑर्डर देना है। अब इसमें एक चीज और आती है कि मटेरियल वैसे तो 5 दिन में आ जाता है, बट बाई चांस 7 दिन भी तो लग सकते हैं। हमने कहा चलिए ठीक है, 2000 kg एक दिन में कंजम्पशन होता है, नॉर्मली कंजम्पशन 2000 kg होता है, और मटेरियल आने में नॉर्मली 5 दिन लगते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, 10,000 किलो का स्टॉक है, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। और मान लो मटेरियल 5 दिन की जगह 7 दिन में आया, तो 5 दिन में तो सारा मटेरियल खत्म हो जाएगा। तो फिर 2 दिन क्या करोगे, क्योंकि मटेरियल मान लो 7 डेज का टाइम ले लेता है आने में, तो 5 दिन जितना तो आपने मटेरियल काम ले लिया, 2 दिन खाली बैठे हो, प्रोडक्शन बंद। क्यों, क्योंकि आपके पास स्टॉक खत्म हो गया। तो ये जो रीऑर्डर लेवल है, ये कहता है कि आप ऐसा करो, 5 दिन के हिसाब से रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट मत करो, 7 दिन के हिसाब से कैलकुलेट। इसमें हमने क्या किया, रिस्क कवर कर ली कि मान लो मटेरियल 5 दिन नहीं 7 दिन आ गए तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास स्टॉक पड़ा है, मटेरियल खत्म नहीं हुआ है, प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अच्छा, फिर इसमें एक और बात आती है कि मटेरियल का कंजम्पशन वैसे तो एक दिन में 2000 किलो होता है, मगर 3000 किलो भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा जो कंजम्पशन है वो 2000 किलो ही होगा, वो तो एवरेज है। बट कभी कभी अगर मान लो ये भी तो हो सकता है कि एक दिन का कंजम्पशन 3000 किलो, मैक्सिमम साइड देखें तो एक दिन में 3000 किलो की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो हम कहते हैं कि हमें रिस्क को अवॉइड करना है, हमारे पास स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक खत्म हो गया और हमारे पास नया स्टॉक नहीं आया तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 3000 किलो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए और मटेरियल आने में ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। तो हमने क्या किया, रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू 3000 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 21,000 kg। अगर मेरा रीऑर्डर लेवल 21,000 kg है, मतलब जैसे ही स्टॉक 21,000 kg पर पहुंच जाता है, मुझे क्या करना चाहिए, ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए।
अब अगर मटेरियल आने में 7 डेज का भी टाइम लग जाए मुझे फिक्र नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पास मटेरियल स्टॉक में। हर रोज का कंजम्पशन 3000 किलो भी हो जाए मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास में स्टॉक पड़ा है। हर रोज 3000 किलो और मटेरियल आने में 7 दिन भी लग जाए तो मेरे पास 21,000 का मैंने स्टॉक रखकर ही ऑर्डर प्लेस किया। मतलब नया मटेरियल आने से पहले पुराना वाला मटेरियल खत्म नहीं होगा, मतलब मटेरियल के कारण मेरा प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, क्योंकि मेरा रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजप्शन रेट और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड पर बेस्ड है। अगर मैंने उसको एवरेज कंजम्पशन रेट और एवरेज रीऑर्डर पीरियड पर बेस कर दिया तो हो सकता है दिक्कत आ सकती है। 5 दिन मैंने सोच के कर रहा हूं कि जनरली 5 दिन में आ ही जाता है, ठीक है, बट कभी 7 दिन लग तो सकते ही है। 7 दिन लग गए तो क्या होगा? मैं सोच रहा हूं कि हर रोज 2000 किलो ही मटेरियल जनरली काम आता है और मान लो 3000 किलो का कंजम्पशन होना शुरू हो गया तो क्या करेंगे? तो हमने ऑर्डर दिया मटेरियल, मगर वो मटेरियल आने से पहले ही पुराना वाला खत्म हो गया, 1-2 दिन खाली बैठे हैं, प्रोडक्शन बंद। हमें प्रोडक्शन को बंद नहीं करना है, तो आप क्या करो, आप मैक्सिमम कंजम्पशन रेट को कंसिडर करो, आप मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड को कंसिडर करो, देन यू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का मतलब है वो स्टॉक लेवल जहां पे हमें नया ऑर्डर प्लेस करना है, हमें नया ऑर्डर कब देना है, उस क्वांटिटी को हम रीऑर्डर लेवल कहते हैं। आप लिखो रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल, it is maximum consumption rate, maximum consumption rate multiply by maximum reorder period, maximum consumption rate multiply by maximum reorder period। मतलब अगर हम रीऑर्डर लेवल को इस तरीके से कैलकुलेट करें तो अगर मटेरियल 7 डेज में भी मिलता है तो दिक्कत नहीं, हर रोज का कंजम्पशन 3000 किलो भी होता है तो भी दिक्कत नहीं, मतलब स्टॉक खत्म नहीं होगा, प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, इट इज रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट हमने क्या ली, 3000 kg पर डे। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमने क्या लिया, 7 इक्वल्स टू 21,000 kg। जैसे ही मटेरियल का स्टॉक 21,000 kg होगा, स्टोर कीपर क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा। जैसे ही 21,000 kg का स्टॉक पहुंच गया, अलार्म बज गया, ऑर्डर देना है, स्टोर कीपर क्या करेगा, स्टोर कीपर ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो ये जो 21,000 kg है, इट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। हमें 21,000 kg जैसे ही स्टॉक की क्वांटिटी हमारे स्टोर में हो जाती है, हमें नया ऑर्डर प्लेस करना है, राइट, इट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। ठीक है, देखो हमने वैसे जनरली तो मटेरियल 5 दिन में आ जाता है, वैसे हर रोज का कंजम्पशन तो 2000 kg होता है। हमने फिर भी रिस्क को कवर करने के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन रेट ले ली और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ले लिया। बट जनरली ऐसा होता है कि हर रोज का कंजम्पशन 2000 kg, जनरली ऐसा होता है कि मटेरियल आने में 5 दिन। तो वैसे अगर मैं एवरेज के हिसाब से रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करता हूं, एवरेज कंजम्पशन रेट और एवरेज रीऑर्डर पीरियड के अकॉर्डिंगली अगर मैं रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करता हूं तो मेरा रीऑर्डर लेवल आता है 2000 इंटू 5 इक्वल्स टू 10,000। एवरेज के हिसाब से 10,000, बट मैक्सिमम के हिसाब से 21,000 मैंने कैलकुलेट किया। तो ये जो एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेट करने से 10,000 आता है, मैक्सिमम के हिसाब से 21,000 आता है। ये जो ज़्यादा आ रहा है इसमें मैंने क्या कवर किया है, रिस्क को कवर किया है। मैंने कहा मान लो कंजम्पशन रेट 2000 की जगह 3000 हो गई तो, और रीऑर्डर पीरियड 5 दिन की जगह 7 दिन हो गया तो ये जो रिस्क है उस रिस्क को कवर करने के लिए मैंने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया है 21,000। अदरवाइज तो एवरेज के हिसाब से तो 10,000 ही आता है। तो 10,000 से जितना ज़्यादा रीऑर्डर लेवल है, कितना, 11,000, हम इसको कहते हैं सेफ्टी लेवल। सेफ्टी लेवल का मतलब है रिस्क कवर करने के लिए मैंने रीऑर्डर लेवल जितना ज़्यादा मेंटेन किया है,
रिस्क कवर करने के लिए मैंने रीऑर्डर लेवल को 21,000 kg कैलकुलेट किया है, अदरवाइज एवरेज के हिसाब से तो 10,000 ही आता है। तो मैंने 11,000 kg रीऑर्डर लेवल ज़्यादा मेंटेन किया है, और ये जो ज़्यादा मेंटेन किया है मैं इसको कहता हूँ सेफ्टी लेवल। सेफ्टी लेवल या इसका दूसरा नाम है मिनिमम लेवल। मेरा दूसरा स्टॉक लेवल, दूसरा स्टॉक लेवल क्या है? मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का आप एक और नाम लिख सकते हो, इसको सेफ भी कहते हैं मिनिमम लेवल, या इसका एक नाम और है, इसको सेफ्टी लेवल भी कह सकते हैं। मैंने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया है 21,000 kg, जो मैक्सिमम के बेस पर कैलकुलेट किया है, बट अगर मैं एवरेज के बेस पर कैलकुलेट करूं देन इट इज ओनली 10,000 kg। तो ये जो 11,000 kg में ज़्यादा रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये सेफ्टी पर्पज से कर रहा हूँ कि मुझे रिस्क नहीं रहे। मान लो 5 दिन की जगह मटेरियल आने में 7 दिन लग गए, कंजम्पशन 2,000 kg की जगह 3,000 kg पर डे हो गया, फिर भी मेरे पास में स्टॉक रहेगा, प्रोडक्शन बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं 10,000 kg रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करता हूँ तो हो सकता है अगर रीऑर्डर पीरियड बढ़ गया या कंजम्पशन रेट बढ़ गई तो मुझे प्रोडक्शन बंद करना पड़ सकता है। तो सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने रीऑर्डर लेवल को ज़्यादा कैलकुलेट किया है रिस्क कवर करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं मिनिमम लेवल यानी कि सेफ्टी लेवल। मिनिमम लेवल या इसका दूसरा नाम है सेफ्टी लेवल। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड, इट इज कॉल्ड मिनिमम लेवल, मतलब सेफ्टी लेवल। ठीक है, जैसे हमने रीऑर्डर लेवल कितना कैलकुलेट किया 21,000 माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट किया है 2,000 मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड क्या है 5। तो वैसे मैं एवरेज के हिसाब से निकालूँ तो रीऑर्डर लेवल 10,000 आता है, जबकि मैंने कैलकुलेट किया 21। तो ये जो एक्स्ट्रा रीऑर्डर लेवल मैंने मेंटेन किया है, ये जो एक्स्ट्रा स्टॉक मैंने मेंटेन किया है, इट इज कॉल्ड सेफ्टी लेवल विच इज 11,000 kg। करेक्ट। ये दूसरा स्टॉक लेवल हो गया विच इज कॉल्ड मिनिमम स्टॉक लेवल, मतलब सेफ्टी लेवल। तीसरा स्टॉक लेवल है हमारा यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, वैसे नाम से ही आप इसको बिल्कुल समझ सकते हैं, मैक्सिमम लेवल, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास में कितना स्टॉक हो सकता है, मेरे पास में स्टॉक की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी हो सकती है, हम उसको मैक्सिमम लेवल कहते हैं। जैसे ये क्या काम आता है, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक लेवल की क्वांटिटी कितनी हो सकती है ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? देखो, हम मटेरियल को कहाँ ला के रखते हैं, हम मटेरियल को ला के रखते हैं स्टोर में। स्टोर कितना बड़ा बने, स्टोर की साइज क्या होनी चाहिए, स्टोर इतना बड़ा होना चाहिए कि मटेरियल पूरा का पूरा वहाँ पर रख सके। ऐसा नहीं हो कि हमारे पास में सपोज 2,50,000 kg का स्टॉक है और स्टोर में रखने की जगह केवल 2,20,000 kg की है। स्टोर छोटा नहीं रहना चाहिए। हम स्टोर जब बनाते हैं तो हम मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी हो सकती है उसको कंसीडर करते हुए स्टॉक लेवल, मतलब स्टोर की साइज को बनाते हैं। तो स्टोर कितना बड़ा हो, स्टोर की साइज कितनी बड़ी हो, ये हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल से डिसाइड करते हैं। हमारे स्टोर की साइज इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक की कितनी क्वांटिटी हमारे पास हो सकती है हम उसको भी स्टोर में रख सकें। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल से हम स्टोर की साइज को डिसाइड करते हैं। दूसरा क्या काम आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल? मैक्सिमम स्टॉक लेवल से हमें ये पता चलता है कि स्टॉक में, मटेरियल के स्टॉक में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है। रॉ मटेरियल के स्टॉक में हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, ये हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल से पता करते हैं। स्टोर कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी साइज कितनी बड़ी होनी चाहिए, यह मैक्सिमम स्टॉक लेवल से कैलकुलेट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं आप लिखिए, मैक्सिमम लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर क्वांटिटी
रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। देखिए हमारे पास में स्टॉक ज़्यादा कब रहेगा, जब कंजम्पशन कम होगा। अगर कंजम्पशन कम है तो स्टॉक ज़्यादा है और हमें मटेरियल कम से कम टाइम में मिल जाए। अगर मटेरियल कम से कम टाइम में मिल जाएगा तो हमारे पास स्टॉक की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम लेवल को कैलकुलेट करने का तरीका है रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल। हमने रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी कितनी रखी, 3 लाख। हमने रीऑर्डर क्वांटिटी रखी 3 लाख। हमारा रीऑर्डर लेवल कितना है, 21,000 माइनस कम से कम हमारे यहाँ कंजम्पशन एक दिन में 1000 kg का होता है और कम से कम मटेरियल आने में 3 दिन का टाइम लगता है ना। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है 3,18,000 kg। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फैक्ट्री में जो स्टॉक हो सकता है वो हो सकता है 3,18,000 kg। इससे ज़्यादा हमारी फैक्ट्री में स्टॉक नहीं हो सकता। अब 3,18,000 kg से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारे स्टोर की साइज। मतलब हमारा स्टोर इतना बड़ा होना चाहिए कि 3,18,000 kg को हम स्टोर करके रख सकें। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कितना अमाउंट चाहिए, 3,18,000 kg को। मान लो 1 किलो की रेट है सपोज 10 रुपये, तो 3,18,000 इंटू 10, हमारा स्टॉक में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 31,80,000 रुपीज़। तो स्टोर की साइज कैलकुलेट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट की साइज को कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल को हम काम में लेते हैं। चौथा लेवल है और वो है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज लेवल, वैसे तो एवरेज बिल्कुल आप लोग समझते ही होंगे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। एवरेज मिनिमम लेवल, मिनिमम और मैक्सिमम का अगर डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज। एवरेज के जनरली 2 तरीके होते हैं, एक होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एक होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। तो मिनिमम लेवल आपने जो कैलकुलेट किया, इसमें प्लस करो मैक्सिमम लेवल और उसमें डिवाइड करो 2 का। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का एक तरीका और है कैलकुलेट करने का, और इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मिनिमम लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी, ये फॉर्मूला ये कहता है कि मिनिमम लेवल तो वो लेवल है जो सेफ्टी पर्पस है, वो तो हमारे पास हमेशा पड़ा ही है ना। वो तो उसका तो कंजम्पशन जनरली होता नहीं है। हम कंजम्पशन किसका करते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी का। हमने कितना खरीदा, 3 लाख kg, वो ख़त्म होगा, फिर हम 3 लाख kg परचेज करेंगे, फिर वो ख़त्म होगा, फिर हम 3 लाख kg परचेज करेंगे। तो इस 3 लाख का हम स्टॉक खरीदते हैं, वो जीरो हो जाता है, फिर 3 लाख परचेज करते हैं, वो जीरो हो जाता है। तो एवरेज अगर बात करें तो 1,50,000 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी हो गई 3 लाख प्लस मिनिमम लेवल। हमारा मिनिमम लेवल है 11,000 kg, वो हमने सेफ्टी पर्पज से रखा है, वो तो हमारे पास है ही। तो 11,000 तो हमारे पास है ही, और 3 लाख जो आकर जीरो हो जाता है, फिर 3 लाख परचेज करते हैं, वो जीरो हो जाता है, उसका एवरेज करें अगर तो 1,50,000 होता है। इसका मतलब है हमारा एवरेज स्टॉक लेवल हो गया 1,61,000 kg। रीऑर्डर क्वांटिटी का हाफ प्लस मिनिमम लेवल उसमें ऐड कर दो, रिजल्ट इज एवरेज स्टॉक लेवल। अच्छा, अगर पहले वाले फॉर्मूले का अप्लाई किया जाए, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, तो मिनिमम लेवल हमने कितना कैलकुलेट किया, 11,000। मैक्सिमम लेवल हमने कितना कैलकुलेट किया, मैक्सिमम लेवल हमने कैलकुलेट किया 3,18,000। अगर इसका एवरेज करें 3,18,000 प्लस 11,000 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है 164,500। मतलब एवरेज लेवल का अगर मैं ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो आंसर आता है 164,500, और अगर मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो आंसर आता है 161। दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं,
एज पर मॉड्यूल दोनों ही ठीक है, आप दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज लेवल कैलकुलेट करने के बारे में दे रखा है और कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, अगर ये दे रखा है तब तो आपको उसी फॉर्मूले को यूज करना है। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर लो, जो भी आपका आंसर होगा वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना है, दोनों मत यूज करके आ जाना, ऐसा नहीं कि ऐसे भी करो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला, और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया हुआ है कि इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है तब तो आपको उसी फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2, और एक फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा एक लास्ट लेवल है हमारा और वो है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल, कुछ स्टॉक लेवल ऐसे होते हैं कि अगर वहां तक स्टॉक पहुंच जाए, जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि घर में हम सामान खरीदते हैं, मगर बहुत बार ऐसा होता है कि हम सामान खरीदना भूल गए, कोई भी कारण से भूल गए, और बाद में पता चलता है कि अच्छा अब तो बहुत कम बचा हुआ है और हम मार्केट से नया खरीदना भूल गए। तो हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ है उसका यूज वहां पर ही करते हैं जहां पर हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप स्कूल में हो, आप 9th क्लास में हो और आपको होमवर्क मिलता है कि इंग्लिश में भी होमवर्क मिला है आपको, इसमें मैथ्स में भी होमवर्क मिला है, साइंस में भी होमवर्क मिला है, और आपके पास आप जिस पेन से लिख रहे हो उसमें बहुत कम इंक बची हुई है। आपको पता है कि केवल एक सब्जेक्ट का होमवर्क हो सकता है, दो मतलब टोटल 3 सब्जेक्ट में आपको होमवर्क मिला है, मगर एक सब्जेक्ट में ही आप होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो, इतनी पेन में इंक बची हुई है, और रात का टाइम है और आपके घर पे कोई पेन है भी नहीं, सुबह स्कूल जाना है। अब आप किस सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट करोगे, तो आप फिर पता करोगे कि कौन सा टीचर सबसे ज़्यादा डेंजर वाला सब टीचर है। कि मैथ्स वाला टीचर वो तो सीधे है, चलो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे आपको होमवर्क करना चाहिए, बैठा देते हैं। इंग्लिश वाला टीचर भी ठीक है, बट वो जो साइंस वाला टीचर है वो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देता है, क्लास में इज्जत भी खराब कर देता है, सब कुछ तबाही है। तो आप क्या करोगे, आपने कहा चलो साइंस वाले का होमवर्क कर लेते हैं, मैथ्स वाले का और इंग्लिश वाले का ठीक है बाद में करेंगे, और तो क्या। तो डेंजर लेवल का मतलब है, मतलब आपका वहाँ जो पेन की इंक है वो डेंजर लेवल पे पहुंच चुकी है। अब आप क्या करोगे, जो इमरजेंसी वाला काम है वही करोगे, नॉर्मल रूटीन वाला जो काम है वो बाद में करोगे, जब स्टॉक नया आएगा तब करोगे, राइट ना। तो डेंजर लेवल बहुत बार स्टॉक लेवल इतना कम हो जाता है कि हम हो सकता है मटेरियल को खरीदना भूल गए, ऑर्डर देना भूल गए, तब हमने कहा बहुत कम मटेरियल हो चुका है, तो ऐसा करो इसको ऐसे पर्पस के लिए यूज़ करो, ऐसे ऑर्डर के लिए पूरा करो, इसको ऐसे प्रोडक्शन के लिए यूज़ करो जिसका प्रोडक्शन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो नॉर्मल प्रोडक्शन है अभी उसको रोक दो, जब नया मटेरियल आएगा तब हम उसका प्रोडक्शन करेंगे। हम उस लेवल को क्या कहते हैं, डेंजर लेवल कहते हैं। डेंजर लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर emergency purchase, रीऑर्डर पीरियड फॉर emergency purchase। इट इज डेंजर लेवल। 5 स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल और डेंजर लेवल। और उससे पहले हमने 3 टर्म्स को डिस्कस किया। कौन कौन सी 3 टर्म, कंजम्पशन रेट, रीऑर्डर पीरियड और रीऑर्डर क्वांटिटी। एक बार फटाफट से सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया कि इस चैप्टर में हमें क्या दे रखा है हमें इस चैप्टर में दे रखा है स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर मैनेजमेंट क्या होता है, अंडर स्टॉकिंग को अवॉइड करना है, ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड करना है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, मिनिमम वेस्टेज होनी चाहिए ड्यूरिंग स्टोरेज, प्रॉपर तरीके से मटेरियल का स्टोरेज करना है, टाइमली मटेरियल को इशू करना है, टाइमली मटेरियल को परचेज करना है। ये सब कुछ स्टोर मैनेजमेंट में आता है, और नहीं करेंगे तो इसके बहुत जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंस होंगे वो बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसलिए हमें स्टोर मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। अब स्टोर मैनेजमेंट कैसे करें, 5 टेक्निक है हमारे पास। फर्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल, सेकंड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, थर्ड, एबीसी एनालिसिस, फोर्थ, टर्नओवर रेशियो और फिफ्थ, स्टोर लेजर। सबसे फर्स्ट टेक्निक को हमने स्टार्ट किया विच इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल।
5 तरह के स्टॉक लेवल होते हैं, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल और डेंजर लेवल। उससे पहले हमने 3 टर्म को डिस्कस किया, कंजम्पशन रेट, रीऑर्डर पीरियड और रीऑर्डर क्वांटिटी। कंजम्पशन रेट का मतलब होता है एक दिन में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, एक दिन में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। कैसे निकालते हैं, एक दिन में कितना प्रोडक्शन होता है मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगी, हमें कंजम्पशन रेट मिलेगी। कंजम्पशन रेट को कैलकुलेट करने के कंजम्पशन रेट 3 तरह की हो सकती है, मिनिमम कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट और मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। मिनिमम कंजम्पशन रेट का मतलब है कम से कम कितना एक दिन में रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, एवरेज का मतलब है नॉर्मली एक दिन में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, और मैक्सिमम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो सकता है। दूसरा टर्म हमने डिस्कस किया रीऑर्डर पीरियड, मटेरियल ऑर्डर देने के बाद कुछ टाइम लेता है मिलने में, तो ऑर्डर दिया और मटेरियल रिसीव हुआ, इन दोनों के बीच में जितने डेज का डिफरेंस है हम उसको रीऑर्डर पीरियड कहते हैं, जो कि 3 तरह का हो सकता है, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। ठीक है, उसके बाद में हमने डिस्कस किया रीऑर्डर क्वांटिटी की, जब हम मटेरियल को परचेज करते हैं तो एक फिक्स क्वांटिटी में परचेज करते हैं, वो जो फिक्स क्वांटिटी में परचेज करते हैं मतलब एक बार में जितनी क्वांटिटी खरीदते हैं हम उसको कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। फिर हमने डिस्कस किया रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि हम स्टॉक कब खरीदते हैं, मतलब हम ऑर्डर कब प्लेस करते हैं, क्या पूरा मटेरियल खत्म हो जाए उसके बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं या उससे पहले, तो हम कहते हैं नहीं, हम उससे पहले परचेज करते हैं। तो उसको कैसे कैलकुलेट किया, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। दूसरा हमने कैलकुलेट किया मिनिमम लेवल, जिसको हम सेफ्टी लेवल भी कहते हैं, सेफ्टी पर्पज से जितना स्टॉक हमने मेंटेन किया है उसको हम मिनिमम लेवल या फिर सेफ्टी लेवल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तीसरा हमने लेवल कैलकुलेट किया मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टॉक हमारे स्टोर में हो सकता है, जिससे कि हम स्टोर की साइज को डिसाइड कर सकें, जिससे कि हम हमारे इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को भी डिसाइड कर सकें। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। चौथा हमने कैलकुलेट किया एवरेज स्टॉक लेवल, हमारे स्टोर में नॉर्मली कितना स्टॉक होता है, जिसके 2 फॉर्मूले हैं, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 या फिर मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ROQ। फिर हमने डेंजर स्टॉक लेवल को डिस्कस किया कि ऐसा स्टॉक लेवल जहां पर हम नॉर्मल प्रोडक्शन बंद कर देते हैं और इमरजेंसी वाले प्रोडक्शन को ही हम वहां पर मटेरियल उसके लिए काम लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। अच्छा, ये जो रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज है ना, अगर क्वेश्चन में डेंजर लेवल कैलकुलेट करना होगा तो ये जो रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज है ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। ये देने का मतलब यही है कि डेंजर लेवल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये 5 स्टॉक लेवल, और हम नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।